सी इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो GS1 के बाकी रह गए थे एंड GS1 इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट इज ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। देखो, इथियोपिया ने एक रेनेसा डैम इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, जो कि अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है। सी दिस मैप, यहाँ पर है ये जो रेड से मार्क्ड है, दिस इज़ ये वाला, दिस इज़ इथियोपिया। ये उसकी बाउंड्री मैंने उसको मार्क किया है। ठीक है। इथियोपिया के अंदर लेक टाना है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस लेक टाना या टाना। उसके वहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। ठीक है। ये नदी जो है, सी ये जो नदी यहाँ से इसके पास से निकल रही है, ये ऐसे जाके मिलती है खार्तूम से, खार्तूम में वाइट नाइल से। ठीक है। एंड देन इट फॉर्म्स द मेन नाइल रिवर। ठीक है। खार्तूम इज इन सुदान। ओके, सो ये देख लेना। एंड इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हैं इथियोपिया की? इट इज़ इरिट्रिया, देन सुडान, ओके, देन साउथ सुडान एंड देन केन्या। हियर युगांडा नहीं है बिकॉज युगांडा के लिए तो यहाँ पे ही आ रहा है। ठीक है। युगांडा तो नीचे को है। तो ये कंट्रीज़ हैं एंड उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट लेक है, लेक टाना। ओके। अब ये जो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम है, ये क्या है? ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि एक मेगा डैम है, जो किस लिए बनवाया गया है? फॉर पावर जनरेशन एंड रीजनल एनर्जी ट्रेड के लिए। ठीक है। पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। लोकेशन एंड रिवर, ये कहाँ पर है? ये ब्लू नाइल रिवर पे बनाया गया है। ओके। ब्लू नाइल रिवर जो है वो अराउंड 85% ऑफ नाइल वाटर्स को कंट्रीब्यूट करता है। कम से कम इतना पानी उसके अंदर है, वो जो उसके अंदर इतना पानी है कि उसका अराउंड 85% ऑफ वाटर नाइल वाटर्स में जाता है, नाइल रिवर में जाता है, मेन में। ठीक है। इथियोपिया ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 2011 में। Then this is not important, all this not important. Okay. ब्लू नाइल रिवर के बारे में हम देखेंगे। जो ब्लू नाइल रिवर है, इट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर हेड स्ट्रीम्स ऑफ द मेन नाइल रिवर। ठीक है। एंड ये जो है कहाँ पे जाके मिलती है? इससे खार्तूम में वाइट नाइल से जाके मिलती है और वहाँ पे जाके ये बनाती है मेन नाइल रिवर। ओके। इट इज़ नोन एज एबे रिवर इन इथियोपिया। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया में से क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉट नोन बाय द नेम ऑफ ब्लू नाइल, इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ एबे रिवर इन इथियोपिया। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? नियर लेक ताना, जो कि इथियोपिया में है। ठीक है। देन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं मार्क कर किया हुआ है और जो मैं बता रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी का कुछ नहीं है, तो मैंने हटा दिया है। नेशंस इट फ्लोज थ्रू, ये सब चीज़ें नहीं याद रखनी। पहला है देश इथियोपिया, दूसरा है सुदान, क्योंकि सुदान में खार्तूम में जाके ये मिल जाती है। ठीक है। देन ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है इसकी? 2 ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली है डिंडर रिवर, दूसरी है रहाद रिवर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो याद रखने हैं कि इस नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? डिंडर रिवर और रहाद रिवर, ये दोनों हैं इथियोपिया में। ठीक है। बाकी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। पहला टॉपिक है इसका द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बहुत सारी पेटिशंस आई हैं चैलेंज करने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के प्रोविजंस को। तो हम इस चीज़ को जब देखेंगे तो बहुत ही कॉशियसली देखेंगे। ठीक है। ये कहा है, दिस इज़ आवर सुप्रीम कोर्ट। देन ये है कौन सा एक्ट? ये क्या एक्ट है? सी दिस इज़ एन एक्ट जिसने कोडिफाई और अमेंड किया है हिंदू लॉ को रिलेटिंग टू इंटर स्टेट सक्सेशन।
मतलब इस वर्ड का क्या मतलब है? सक्सेशन विदाउट अ विल। ठीक है, इंटरस्टेट सक्सेशन मतलब सक्सेशन विदाउट अ विल। और ये कब फोर्स में आया था? 17 जून 1956 को। ये डेट याद रखनी है। और ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम। उस टाइम पर जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये हर जगह पे लागू हो गया था। इसका एम क्या है? देखो, ये इट इज़ फॉर आंसर राइटिंग ओनली एंड ऐसे हो सकता है, बट प्रीलिम्स में ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आंसर राइटिंग के लिए आता है तो ये एम लिखना अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी लाने में प्रॉपर्टी सक्सेशन अमंग हिंदूज, उसमें। ठीक है, तो क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी हो एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए। ओके, एंड विमेंस राइट्स इन इनहेरिटेंस को इंश्योर करने के लिए भी। ठीक है, कवरेज कौन कौन से रिलीजन्स को ये कवर करता है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स को। और ये कौन से उनको नहीं करता है? दे आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज। नेक्स्ट, ये स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए भी नहीं है अनलेस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देगी, ये जो है ये एसटी वाले जो लोग हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर जो आते हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। ओके, की प्रोविजंस हम देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। पहला पॉइंट है कोपार्सिनरी राइट्स। ठीक है, इस एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर ये आता है और ये एक्ट अमेंड किया गया था 2005 में। ठीक है, कोपार्सिनरी राइट्स क्या होते हैं कि भाई बहन, मतलब भाई बहन बोलूँ, सन डॉटर्स बोलूँ, उनके इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डॉटर्स मेड कोपार्सिनर्स बाय बर्थ, कि अगर बेटी हुई है तो उसको भी इक्वल राइट दिया जाएगा एज अ सन। ठीक है, अब बेटा हो बेटी हो जो भी हो, दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे बाय बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेशन ऑफ मेल्स। ये इस एक्ट के सेक्शन नंबर 8 से 10 में बात की गई है इसके बारे में। प्रॉपर्टी जो है पहले तो किस पे डिवॉल्व होती है, किसके पास जानी चाहिए? क्लास 1 हायर्स के पास, जो कौन होते हैं? बेटा, बेटी, विधवा, विधवा मदर हो अगर, उनके पास। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, विधवा माँ नहीं है, और जो बाकी के वो नहीं है, देन वो क्लास 2 पर जाते हैं। क्लास 2 हायर्स वो कौन से होते हैं? एग्नेट्स, एंड एग्नेट्स के बाद अगर वो भी नहीं है देन कॉग्नेट्स। अब ये एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को समझ में नहीं आता इनका मतलब। देखो, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ। एग्नेट्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिसमें लीनिएज जो है ओनली मेन के उस पे जा रही होती है। जैसे फादर मेल आदमी है, ब्रदर, ठीक है, वो भी आदमी है, ब्रदर्स सन भाई का बेटा, बेटी नहीं, वो तो फीमेल हायर उसमें लीनिएज में चले जाएगा, नहीं, भाई का बेटा या बेटे का बेटा मतलब पोता। ठीक है, तो वो बेटा, उस बेटे का बेटा तो लड़के का लड़का है। ठीक है, लड़के की लड़की नहीं है, और या लड़की का लड़का भी नहीं है। ठीक है, लड़की है ही नहीं इसमें, एग्नेट्स में लड़की की लीनिएज नहीं आती। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। एग्नेट्स वो होते हैं जो कि ओनली मेल लीनिएज जिनकी चलती है, जैसे फादर, ब्रदर, भाई का बेटा, बेटे का बेटा। ठीक है, ये, एंड इनको इनहेरिटेंस में हायर प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, अगर ये एग्नेट्स नहीं है देन कौन? कॉग्नेट्स। और कॉग्नेट्स कौन होते हैं? जिसमें एक या दो जो भी है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और सिर्फ एक भी हो सकता है, फीमेल का भी हो। ठीक है, जैसे ब्रदर, मदर्स ब्रदर, माँ का भाई, ठीक है, मतलब मामा। डॉटर्स डॉटर, मैंने यहाँ पे डी लिखा है, ये जो है ये डी लिखा है मैंने यहाँ पर इधर, तो ये डी जो है डॉटर है, मतलब बेटी की बेटी,
अगर बेटा नहीं है तो, ठीक है, बेटी की बेटी या फिर बहन का बेटा, ठीक है। ये इन कॉग्नेट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा फीमेल लीनिएज भी आ जाती है, ठीक है, फीमेल भी आ जाती है, लेकिन इनको लोअर प्रायोरिटी पे लोअर प्रायोरिटी मिलती है इनहेरिटेंस के केस में इफ़ कंपेयर टू द एग्नेट्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फिर से बताती हूँ, सक्सेशन ऑफ मेल्स में इस एक्ट के सेक्शन नंबर 8 से 10 में इसकी बात की गई है, मतलब 8, 9 और 10। प्रॉपर्टी पहले किसके पास जाने की होती है? क्लास 1 हायर्स, जैसे कि बेटा, बेटी या विधवा माँ, ऐसे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो क्लास 2 हायर्स कौन हो जाते हैं? ठीक है, क्लास 2 हायर्स। देन अगर वो भी नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो एग्नेट्स। एग्नेट्स कौन से होते हैं? जैसे फादर, ब्रदर, ब्रदर्स सन, सन्स सन, जहाँ पर लीनिएज ओनली मेल की होती है और उनको हायर प्रायोरिटी मिलती है इनहेरिटेंस में। अगर वो नहीं है, एग्नेट्स नहीं है, देन कॉग्नेट्स की बारी आती है, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा मदर की फीमेल की लीनिएज भी होती है, जैसे बहन का बेटा, बेटी की बेटी, माँ का भाई, ठीक है, माँ फीमेल है ना, ऐसे ये याद रखना है, ठीक है, कि एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं। ये टर्म थोड़ी सी टेक्निकल टाइप है, ये लॉयर्स के लिए होती है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज विमेंस प्रॉपर्टी। इसकी बात की गई है इस एक्ट के सेक्शन नंबर 14 के अंदर, 14 के अंदर। अगर कोई प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय अ फीमेल हिंदू, ओन्ड है, ठीक है, अगर किसी फीमेल हिंदू ने ओन की हुई है वो प्रॉपर्टी बिफोर या आफ्टर 1956, पहले या बाद में, मतलब किसी भी टाइम 1956 के, इट इज़ हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है, उसी की प्रॉपर्टी रहेगी वो। उसमें से ऐसा नहीं है कि इट इज़ मतलब लिमिटेड ओनरशिप होगी उसकी, नहीं, नॉट लिमिटेड ओनरशिप एज अंडर अर्लियर लॉ। तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो वो ओन करती है, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, उसमें लिमिटेशन या लिमिटेड ओनरशिप हो ऐसा नहीं होगा। पहले जो इससे पहले लॉ था हिंदूज़ के लिए, उसमें ये था लिमिटेड ओनरशिप वाला, लेकिन अब नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेशन ऑफ फीमेल्स। इसकी बात की गई है सेक्शंस 15 एंड 16 में। इसमें ये लिखा गया है इफ़ अ हिंदू वुमन डाइज इंटेस्टेट, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है हिंदू वुमेन की, प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स फर्स्ट टू हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। अगर मैं एक हिंदू लड़की हूँ, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ओन करती हूँ मेरी और मैं मर जाती हूँ, तो पहले सबसे पहला हक उस पर किसका होगा? मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का, ठीक है। अगर वो नहीं है या वो ना लेना चाहे या वो भी नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, देन टू माई हस्बैंड्स हायर्स, ठीक है। अगर वो भी नहीं है, देन माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा। अगर वो नहीं है, ठीक है, तो मेरे फादर के हायर्स, ठीक है। एंड अगर वो भी नहीं है तो फिर मेरी मदर के हायर्स, मेरी मदर के हायर्स लास्ट में आएंगे, ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल प्रिंसिपल्स। इनकी बात की गई है सेक्शंस 18 टू 22 में इस एक्ट की, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, फुल ब्लड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है ओवर हाफ ब्लड, ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड की इनहेरिटेंस भी रिकॉग्नाइज की जाएगी, ये भी इन सेक्शंस में लिखा गया है 18, 19, 20, 21, 22, इन 5 सेक्शंस में। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मर्डरर या कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स फ्रॉम इनहेरिटिंग, ठीक है, ये भी है कि अगर मर्डरर है या कन्वर्ट हो गया है उसके डिसेंडेंट्स को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये इसकी भी बात की गई है। प्रेफरेंशियल राइट्स फॉर को हायर्स, इसकी भी बात की गई है इन सेक्शंस के अंदर, ओके। लास्ट है एस्चीट, ये है सेक्शन नंबर 29 के अंदर। अगर कहीं कोई हायर नहीं है, ना फादर ना मदर का, कहीं का कोई हायर नहीं बचा है, ठीक है, कोई हायर नहीं है, दूर दूर तक का भी कोई हायर नहीं बचा है, देन वो प्रॉपर्टी
सरकार की हो जाती है, ठीक है, विद ऑब्लिगेशंस अटैच्ड ऑफ कोर्स, बट वो लास्ट में प्रॉपर्टी कौन ले लेता है? सरकार, क्योंकि अब और कहाँ जाएगी फिर वो, कोई हायर बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कुर्मीज़। देखो, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में जो कुर्मी कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, डिमांड कर रही है कि हमें स्केड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दो, हमें एसटी के अंदर डालो, और हमारी जो भाषा है कुर्माली भाषा, उसको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करो, ठीक है। तो इनकी भाषा कौन सी है? कुर्मली भाषा, ठीक है, लैंग्वेज उनकी ये है। देखो ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा, ये कहाँ कर रहे हैं? ये तो रेलवे ट्रैक्स पे कर रहे हैं। सी, लास्ट में लोगों को क्या सूझता है? सरकार की प्रॉपर्टी को ही ख़राब करना। अब इन लोगों की वजह से कितनी ट्रेन्स जो यहाँ से जाती हैं वो, उनका टाइम वगैरह सब, और जो उन ट्रेन्स से ट्रैवल करते हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। भाई कुछ भी करो पर ये सब तो ना करो, मतलब प्रोटेस्ट करो पर ऐसे तो ना करो। कुर्मीज़ क्या है? कुर्मीज़ को वहाँ पे कुडमी भी बोला जाता है। वो उनको अभी ओबीसी के अंदर डाला गया है कई सारी स्टेट्स में, ठीक है। एसटी में नहीं है, ओबीसी में है ये कई स्टेट्स में। एंड हिस्टोरिकली ये अग्रेरियन एंड पेजेंट कम्युनिटी है, मतलब वही जो फार्मर्स वगैरह का होता है ना, खेती बाड़ी वगैरह करने वाले वो लोग। इनकी डिमांड क्या है कि इनको एसटी लिस्ट के अंदर डाला जाए, और इनका जो धर्म है जिसको सरना कहा जाता है, मतलब नेचर को वर्शिप करने वाला रिलीजन जिसको सरना कहा जाता है, उसको कोडिफाई किया जाना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, ठीक है। इसके अंदर का नहीं करना, मैंने इसलिए हटा दिया है। एंड ये क्वेश्चन आ सकता है प्री और मेंस के अंदर, ओके। अब इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इधर मैंने ये हटा दिया है बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। देन इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, ये प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। 1931 में सेंसस हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पर, तब इन लोगों को एसटी के अंदर डाला गया था, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में डाला गया था, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इनको एसटी लिस्ट से हटा दिया गया विदाउट एनी फॉर्मल नोटिफिकेशन, ठीक है। इनको बताया तक नहीं गया और इनको एसटी लिस्ट से हटा दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि कौन कौन सी इन फ्रीडम स्ट्रगल्स के अंदर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पहला है च्वार रेबेलियन, इंडिगो रेबेलियन, देन संथाल अपराइजिंग, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्होंने बहुतों में हेल्प किया है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ब्रिटिश एरा जब था, जब ब्रिटिशर्स थे, तब उनको नोटिफाइड ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कस्टमरी इनहेरिटेंस प्रैक्टिसेस। जैसे कि ये लोग जो प्रैक्टिसेस करते थे, जिस रिलीजन को फॉलो करते थे, जिस तरीके से ये लोग अपना नेचर वर्शिप करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, सरना, ठीक है, वो जिस तरीके से करते थे, इस वजह से इनको नोटिफाइड ट्राइब के अंदर डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज की फीचर्स। इनके की फीचर्स क्या हैं कुर्मीज़ के? इसके अंदर हमें जो इसके अंदर लिखा गया ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी हेडिंग्स इम्पॉर्टेंट है, हेडलाइंस। पहला है एग्रेरियन कम्युनिटी। देखो, एक तो ये लोग फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व होते थे, ठीक है, गार्डनर्स थे, ये लैंड क्लियरर्स थे। तो बेसिकली हमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना याद रखना है कि एग्रेरियन कम्युनिटी थी हिस्टोरिकली। नेक्स्ट इज नेचर वर्शिपिंग। नेचर को वर्शिप जिस तरीके से ये लोग करते थे उसको बोलते हैं सरना रिलीजन, ठीक है। नेचर वर्शिपिंग रिलीजन को ये लोग क्या बोलते हैं? सरना रिलीजन, ठीक है। ये लोग हर चीज़ की नेचर को वर्शिप करते हैं, नेचर के अंदर हिल्स, ट्रीज एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को ये लोग वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने कहा कि हम लोग क्षत्रिय कुर्मीज जो होते हैं ना नॉर्थ इंडिया के, उनकी तरह नहीं है, हम लोग द्रविडियंस जो ट्राइब्स होती है उनकी तरह है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को साफ किया, क्लियर किया कि भाई हम हैं क्या, हम किस चीज़ से, कैसे लोगों से हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम नॉर्थ इंडिया वाले कुर्मीज की तरह नहीं है, हम साउथ इंडिया वालों की तरह हैं। ओके, अभी प्रेजेंट स्टेटस इनका क्या है? इनका प्रेजेंट स्टेटस है कि ये लोग ओबीसी के अंदर इनको क्लासिफाई किया गया है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1909 के अंदर। ठीक है, लेकिन अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें भाई एसटी के अंदर डालो, हमें ओबीसी से निकालो और हमें एसटी के अंदर डालो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। इसके अंदर क्या है, ये जो कम्युनिटी है इनकी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, इसके मेंबर्स ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और कहा कि हमें परमानेंट स्टेटस दे दो। ठीक है, हमें परमानेंट स्टेटस चाहिए, जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए है, जैसे ओबीसीज़ के लिए, एससी एसटी के लिए है। ठीक है, वैसे हमें परमानेंट स्टेटस दे दो। ये डीएनटीज़ क्या है, ये डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका पी एंड ए, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीलिम्स एंड आंसर राइटिंग दोनों के लिए। ठीक है, ये है कौन? डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं, इनको पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनको बॉर्न क्रिमिनल्स ब्रांड कर दिया था। ठीक है, इनको बॉर्न मतलब तुम पैदा होते ही तुम क्रिमिनल हो, इस चीज़ में डाल दिया था। ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं, जो कि माइग्रेट करती हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं, वो भी माइग्रेट करते हैं बट कम एज कंपेयर टू नोमैड्स। अब इनका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1871 से 1947 में क्या हुआ था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर तकरीबन 200 कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल बना दिया था, मतलब एक नोटिफाई कर दिया था कि दीज कम्युनिटीज़ आर नोटिफाइड एज क्रिमिनल्स। ठीक है, 1952 में क्या हुआ, ये एक्ट रिपील किया गया। ठीक है, कम्युनिटीज़ को ऑफिशियली डीनोटिफाई कर दिया कि ओके नाउ दे आर नॉट क्रिमिनल्स। 2008 में क्या हुआ, रेंके कमीशन आया जिन्होंने ये डीएनटीज़ को लिस्ट किया। ठीक है, एंड दे हाईलाइटेड एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन। 2017 में आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, इडेट कमीशन आया। ठीक है, जिसने तकरीबन 1200 डीएनटीज़ और नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट पूरा याद रखना, लेकिन आई एम राइटिंग इट हियर, रीड ओनली। ठीक है, सिर्फ ये रीड करना है। नेक्स्ट, करंट स्टेटस क्या है इनका भी इंडिया में, अराउंड 10% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है, मतलब तकरीबन 13 करोड़ लोग इस चीज़ में आते हैं। ठीक है, इतने सारे लोग, अराउंड 13 करोड़ लोग, एंड अभी 150 के करीब ग्रुप्स हैं जो इस डीएनटी ग्रुप में आते हैं। कल्चरल एंड सोशल कैरेक्टर क्या है इनका, देखो ये सब याद नहीं करना है, हमने ये हटा दिया है मैंने, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, ये जो बोर्ड है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड, इनके लिए वो क्या है, इट इज़ एन एडवाइजरी एंड फैसिलिटेटिव बॉडी है ये, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और किस लिए बनाया गया है, ऑफ कोर्स फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ दीज कम्युनिटीज़। ठीक है, ये याद रखना है। ये कब बनाया गया, 2019 में। ठीक है, आफ्टर इडेट कमीशन की रिकमेंडेशंस, तो ये याद रखना है कौन से कमीशन की रिकमेंडेशंस को फॉलो किया इसमें, इसको। ठीक है, एंड इसको परमानेंट कमीशन नहीं बनाया गया, इसको ऑल्टरनेटिव टू अ परमानेंट कमीशन बनाया गया। क्यों? टू अवॉइड ओवरलैप विद SC ST OBC कमीशंस। वो तो परमानेंट है, ठीक है, वो तो हो गए हैं, लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव बना दिया है इसको। ठीक है, इट वॉज इंटेंडेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ परमानेंट कमीशन।
ताकि ओवरलैप ना हो बाकियों के साथ। स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स एंड आंसर राइटिंग बोथ। प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन कौन होता है इसका? एक्स ऑफिशियो होता है, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मेंबर्स में 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और 3 और सीट्स होती हैं जो वैकेंट होती हैं भरने के लिए, ठीक है। 2 नॉमिनेटेड होते हैं लेकिन। और इसमें और कौन कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड ऑफिशियल्स ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। ओके, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? पॉलिसी एडवाइसरी, लीगल रिकॉग्निशन एंड कैटेगराइजेशन के लिए काम करते हैं। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, हमें स्कीम्स याद रखनी ज़रूरी नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये हेल्प करते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल, इट सर्व्स एज अ नोडल बॉडी टू एड्रेस कम्युनिटी इशूज़। कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, उसके लिए ये काम करते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल। डेटा एंड रिसर्च, डेटा एंड रिसर्च में ये सर्वेज वगैरह एंड अपना डेटा मेंटेन रखते हैं, ठीक है, सर्वेज वगैरह करवाते हैं। कोऑर्डिनेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में एंगेज करते हैं फॉर लैंड एलोकेशन ठीक से हो, हाउसिंग राइट्स ठीक से मिले, एजुकेशन पैरिटी ठीक से हो, ठीक है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट सही से मिले, उसके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेट गर्ल्स विंस 2025 रीमन मैग्सेसे अवार्ड। एजुकेट गर्ल्स क्या है? इट इज़ एन इंडियन एनजीओ, ठीक है, जो काम कर रहा है आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स को वापस लाने के लिए। जिन लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़ दी है, उनको वापस स्कूल्स में लाने के लिए, ठीक है। इसने ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस साल का जीता है। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। एंड ये जो अवार्ड है इसको और क्या बोला जाता है? एशियाज नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज, ठीक है। अब ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये क्या है? ये एशिया का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि हर साल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? फॉर एक्सेप्शनल करेज, इंटेग्रिटी एंड सर्विस टू पीपल। ओके, एस्टैब्लिश्ड इन 1957। क्यों? इन द मेमोरी ऑफ फिलिपीन प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे, जिनकी 1957 में एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। किसने इसको इस्टेब्लिश किया? रॉकेफेलर ब्रदर्स फंड ने, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को ये दिया जाता है, पर वो एशिया के होने चाहिए, ठीक है। और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दिस फीचर्स वाला, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट देख लो बस एक बारी, जिसको अवार्ड मिलता है उसको एक मेडल मिलता है विद मैग्सेसेस इमेज, एक सर्टिफिकेट मिलता है और कैश प्राइस मिलता है, ठीक है। इंडिया के कौन कौन से विनर्स हैं? इंडियन विनर्स, सबसे पहले विनर थे विनोबा भावे, जिनको ये अवार्ड मिला 1958 में। अभी रिसेंट ईयर्स में 2016 में किसको मिला? बेजवाड़ा विल्सन एंड टीएम कृष्णा। ये कौन थे? बेजवाड़ा विल्सन का क्या था? उनको क्यों मिला? बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने काम किया। टीएम कृष्णा को किस लिए मिला? कर्नेटिक म्यूजिक के लिए, ओके। भारत वटवानी एंड सोनम वांगचुक को मिला ये 2018 में, ओके। क्यों मिला? भरत वटवानी को क्यों मिला? फॉर रिस्टोरिंग हेल्थ एंड डिग्निटी टू ट्रबल्ड लाइव्स। सोनम वांगचुक को क्यों मिला? एजुकेशन फॉर कम्युनिटी प्रोग्रेस, इस काम के लिए, ओके। रवीश कुमार को 2019 में मिला। किस लिए मिला भाई? वो तो बहुत फेमस है जर्नलिज्म के लिए। डॉक्टर रवि कन्नन आर, इनको मिला था 2023 में। किस लिए? हेल्थ केयर के लिए। और अभी 2025 में स्पेशल नोट के उसमें मिला है, एजुकेट गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिला है, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, इसका पूरा नाम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। इसको 2000 ये बना था 2007 में बाय सफीना हुसैन ने इसको बनाया था। एम क्या था? इलिटरेसी एंड पॉवर्टी को ख़त्म करना, ठीक है, और गर्ल्स को एजुकेट करना,
मोटो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट देख लो, वन गर्ल एट अ टाइम। फंक्शंस में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स, नॉट इम्पॉर्टेंट, इधर से क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। इनोवेटिव फाइनेंस, देखो इन्होंने एक चीज़ जो की, लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड इन एजुकेशन, ठीक है, 2015 में। प्रगति प्रोग्राम आया, किस लिए आया? ओपन स्कूलिंग फॉर यंग वुमेन, 15 से 29 साल के बीच की जो औरतें थीं, लड़कियां थीं, उनके लिए, टू कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन, ताकि वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा कर पाए, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पैक्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सेंसस कमिश्नर को कहा है कि जो ये PVTGs हैं, इनको सेपरेटली इनका डेटा बनाना है इन द अपकमिंग सेंसस। ओके, ये देखो कितने प्यारे बच्चे हैं ये। PVTGs क्या होते हैं? ये सब कैटेगरी है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है। एंड इसमें लेकिन ठीक है, ये स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की एक सब कैटेगरी है, बट ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये क्या नाम क्यों रखा? ये इनको एक अलग तरीके से आइडेंटिफाई करता है। दीज आर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल अमंग द ट्राइबल्स, ठीक है। ट्राइबल्स में भी मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है PVTGs का, ये कहाँ से आया? धेबर कमीशन ने ये दिया 1960 से 61 में। ओके, क्यों दिया? ताकि हम इन पर ज़्यादा या फिर स्पेशली फोकस कर सके इन पे। जब ये आया था ना, शुरू हुआ था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था 1974 से 79 के लिए। उसमें इनिशियली 52 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया था, उसके बाद 23 को किया गया 2006 में, और अब 75 ग्रुप्स हैं इसमें PVTGs इंडिया के अंदर। अभी इंडिया के अंदर ये 18 स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, ठीक है। जैसे कि बैगाज, जो कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। अबुझ मरियाज, जरावाज, ओंगे, सेंटिनलीज, शोम्पेन्स, ये अलग अलग ट्राइब्स के नाम हैं जो PVTGs में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो PVTGs होते हैं, इनके क्या कैसे होते हैं ये लोग, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्टेगनेंट पॉपुलेशन, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं या कम हो रही है इनकी पॉपुलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये बाहर अपने उस एरिया से निकलते ही नहीं है, वो आइसोलेट करके रखते हैं खुद को। डिपेंडेंस ऑन प्री अग्रेरियन प्रैक्टिसेस लाइक हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, पुराने टाइम में जो होता था उसी पे डिपेंडेंट है अभी भी। लिटरेसी बहुत लो है, हेल्थ बहुत ख़राब, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है अगर हम बाकी के स्केड्यूल्ड ट्राइब्स STs से कंपेयर करें तो, ठीक है। एंड कल्चर एंड इनकी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। नीड फॉर सेपरेट काउंट, क्यों ज़रूरत है इनको अलग से काउंट करने की? नो प्रीवियस सेंसस हैज़ सेपरेटली इन्यूमरेटेड देम, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले जितने भी सेंसस हुए हैं उन्होंने कभी भी इनको सेपरेटली इनको काउंट किया ही नहीं है, ठीक है। हमेशा उनको जनरल ST कैटेगरी जो होती है उसी में डाल दिया। एग्जैक्ट नंबर एंड सोशो इकोनॉमिक डेटा अगर इनका होगा हमारे पास, तो जो स्कीम्स हैं इनके लिए अच्छी सी और बना दी जाएंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम इनके, जहाँ ये इन देयर हैबिटेशंस, ठीक है। इनके हैबिटेट राइट्स को प्रोटेक्ट और अच्छे से किया जा पाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज कि ये क्लैरिफाई हो जाएगा वेदर PVTG क्राइटेरिया रिमेन्स रिलेवेंट, या इनके क्राइटेरिया में भी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आई है या ख़राब हो गया है या क्या है, ठीक है। तो ये है अबाउट PVTGs एंड इसमें GS1 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम करेंगे ना वो GS2 होगा इसके बाद वाली वीडियोस में। ओके, आई होप GS1 सितंबर मंथ का आपको समझ में आ गया होगा। GS1 के मेंस एंड प्रीलिम्स सारे फैक्ट्स हमने इधर कवर कर लिए हैं। ओके, अब हम GS2 कवर करेंगे इसके बाद में। थैंक यू।